दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा बढ़ा तो बिहार से आने वाले कई मजदूर पंजाब की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं वरुण जौन की ये रिपोर्ट। शहरों में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बाजारों में भी अब सन्नाटा पसरने लगा है। मजदूरों में, लोगों में भी एक डर बैठ गया है। कुछ लोग अपने घरों को वापस जाना शुरू कर दिए हैं, तो कुछ काम की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में खड़े हैं। यहाँ पर जो ये आप अपना सामान लेकर जो लोग पहुँचे हैं, ये बिहार के सहरसा से आए हैं, पंजाब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, मिनी से बात करते हैं। आप लोग भैया पंजाब जा रहे हैं या दिल्ली कैसे पहुंच गए और पंजाब क्यों जा रहे हैं? पंजाब मंडी जा रहे हैं। मंडी में क्या है? गेहूं का सीजन है ना, इसलिए जा रहे हैं। अनाज मंडी लुधियाना शहर। तो क्या हर साल मतलब इस समय आप लोग पंजाब चले जाते हैं? हाँ, हर एक साल से गेहूं मंडी और धान मंडी, दोनों मंडी। यहाँ दिल्ली क्यों आए? क्योंकि आप जब अगर बिहार से आ रहे हैं तो पंजाब तो सीधा जा सकते हैं। तो बस यहाँ तक आई तो हम कहाँ जाते? बस यहाँ हमको उतारा, बोला आप बस दूसरी बस पकड़ना है, तो दूसरी बस यहाँ आई नहीं है तो हम कैसे जाते? आती तभी तो जाते हैं। कितने दिन हो गए आप लोगों को चले गए? 10 तारीख को चले हैं। कोरोना के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर डर नहीं है कि कहीं फिर से लॉकडाउन लग गया, पिछले साल वाले हालात हो गए, कुछ ऐसा नहीं चल रहा मन में? मन में तो है, आखिर करेंगे क्या, मजबूरी है हमारे पास। मन में तो सब कुछ जानते हैं जो कोरोना का लहर चल रहा है, लेकिन मजबूरी तो ले जा रहा है ना। जानते हैं कोरोना की लहर है, लेकिन मजबूरी है, गरीबी है, क्या करें? आपसे जानना चाहूँगा भैया, इतनी दूर से आप आ रहे हैं बिहार से काम की तलाश में, डर नहीं लग रहा क्योंकि कोरोना कितना बढ़ चुका है? कोई डर नहीं लगता है। कितना कोरोना है कितना नहीं है वो डर रखेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हाँ, जब बिहार में भूखेगा तो किसी तरह से तो काम खोज के तो खाएंगे। तो बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से भी अब जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पंजाब की तरफ जो मजदूर हैं उन्होंने अब अपना पलायन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पंजाब के अंदर फसलें भी तैयार है, मंडी में काम भी अच्छा मिल रहा है, और दिल्ली की तरह भी हालात बेहद खतरनाक नहीं है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो कोरोना से डरें या ना डरें, लेकिन सावधानी ज़रूर बरतनी है, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। इस बीमारी से सबसे ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है। एबीपी न्यूज़ आपसे लगातार अपील कर रहा है, लगातार हाथ धोते रहिए। हाथ धोने के अलावा मुंह पर मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी ज़रूर कीजिए। हमारे साथ तमाम संवाददाता ग्राउंड ज़ीरो से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अंजलि का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से सीधे। अंजलि, दिल्ली में अब से कुछ देर बाद, तकरीबन पौन घंटे बाद बैठक शुरू होनी है। अरविंद केजरीवाल इस बैठक के जरिए समीक्षा करेंगे बढ़ते हुए कोरोना आंकड़ों की। जी बिल्कुल विकास जी, बढ़ते हुए कोरोना मामलों के साथ साथ दिल्ली में जो अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था है उसकी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि अभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, अगर हम पिछले पीक से, जब उनसे सवाल पूछा गया कि पिछले पीक में दिल्ली में करीब 18,000 बेड्स उपलब्ध थे, और अभी की बात करें तो ये दिल्ली सरकार का कोरोना ऐप है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी कल किया था, और इसमें अभी अगर हम देख पाएँ तो 12,000 कुल बेड दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में दिखा रहा है। ये अभी सिचुएशन है जिसमें 50% से ज्यादा बेड भरे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आईसीयू बेड जो वेंटिलेटर के साथ वाले हैं वो करीब 1166 हैं, और इसमें आप देखेंगे सिर्फ 282 बेड खाली हैं। तो अब स्थिति जो है वो आकलन की बनती है, जाहिर सी बात है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, पिछले पीक से तुलना करें तो उनमें अभी कम बेड्स कोरोना के इलाज में लगे हुए हैं। 1090 के करीब बेड्स अभी मौजूद हैं, जबकि पिछले पीक में करीब 4000 बेड्स थे वो केंद्र सरकार के अस्पतालों में काम कर रहे थे कोविड के इलाज के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को अब ध्यान में रखा जा रहा है। केंद्र सरकार से कहा गया है, दिल्ली सरकार की ओर से, कि उनसे अपील हमने की है कि वापस से बेड्स जो हैं वो बढ़ाए जाएं। इसके साथ साथ अब दिल्ली में भी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जी, तो हमारे साथ मुंबई से रौनक कुकड़े जुड़ गए हैं। इसके अलावा भोपाल से ब्रजेश राजपूत
और रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी और लखनऊ से संजय त्रिपाठी भी हैं, जुड़ गए हमारे साथ। एक एक करके सभी संवाददाताओं के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं अंजलि के बाद सीधे चलते मुंबई। रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, महत्वपूर्ण बैठक कितनी देर में शुरू होगी और क्या लॉकडाउन पर आज फैसला हो जाएगा? देखिए विकास, जो जानकारी मिल रही है कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में जो 11 बजे की बैठक शेड्यूल थी वो अब थोड़ी देर के बाद शुरू हो पाएगी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का चार्ज अजीत पवार के पास होने की वजह से अजीत पवार अपने अधिकारियों के साथ अभी बैठक जो है वो कर रहे हैं। लिहाजा इस बैठक में मुख्य तौर पर सबसे बड़ा फोकस ये है कि जो विपक्ष ने मांग उठाई है कि अगर लॉकडाउन किया जाना है तो जो व्यापारी है और छोटे वर्ग के लोग हैं उनको सरकार किस तरह से मदद पहुँचाएगी, ये प्लान जो है वो सरकार लोगों के सामने रखे। और इसी विषय पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बैठक जो है अजीत पवार के नेतृत्व में चल रही है और उसके बाद ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक जो है वो हो पाएगी। लेकिन मुख्य तौर पर विकास, आज ये लॉकडाउन का फैसला होगा क्या, इसकी उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि कल महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का पर्व है। महाराष्ट्र के लिए काफ़ी बड़ा ये पर्व होता है और नए साल का ये पर्व होता है और इस वजह से शायद कल के बाद ये फैसला जो है वो सरकार ले सके, कल की राहत जो है वो लोगों को दी जा सके। इसलिए आज इसकी घोषणा होने की उम्मीद कम है, लेकिन आज उसका पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया जाएगा कि छोटे व्यापारी हो, गरीब लोगों, उनको किस तरह से सरकार जो है मदद रौनक, करने जा रही अगर है। आज इसकी घोषणा नहीं होगी, लेकिन सूत्र आपके क्या बता रहे हैं, जो टेंटेटिव डेट है, जो तारीख है जब से लॉकडाउन लगना है, वो तारीख क्या हो सकती है? देखिए विकास, हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि 14 तारीख के बाद से 14 दिनों का लॉकडाउन जो है वो महाराष्ट्र में लग सकता है। ये कड़क लॉकडाउन होगा, इस दौरान सभी तरह की चीज़ें जो है वो बंद रहेगी। इस तरह की बात जो है वो सरकार इस पर विचार कर रही है। कल भी जो कोरोना टास्क फोर्स की बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ली, जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी यही राय दी है कि अगर कोरोना की चेन को ब्रेक करना है तो 14 दिनों का कड़क लॉकडाउन जो है वो महाराष्ट्र में लगाना होगा। जी तो रौनक कुकड़े बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में आज जो बैठक होनी है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच, उसमें लॉकडाउन पर सहमति बन सकती है और जो लॉकडाउन होगा वो 14 दिन का होगा। 14 अप्रैल के बाद ये लॉकडाउन लग सकता है। सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ रौनक कुकड़े जुड़े हुए हैं। रौनक ने ये जानकारी दी है कि 14 अप्रैल के बाद 14 दिन का लॉकडाउन महाराष्ट्र में लग सकता है। आज की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच इस पर आखिरी मुहर लग सकती है। रौनक कुकड़े का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रौनक, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, लेकिन इस दौरान जो बात आप कह रहे हैं कि गरीबों को किस तरह से मदद दी जाए, वो उसका फार्मूला क्या हो सकता है? जी देखिए, जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सबसे पहले व्यापारियों को किस तरह से मदद की जाए, क्योंकि व्यापारी लगातार, सरकार ने जब से कड़े प्रतिबंध महाराष्ट्र में लगाए उसके बाद से अलग अलग जिलों से तस्वीर निकल कर आ रही है कि वो रास्ते पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें पहले से सरकार की ओर से इस तरह की जानकारी देनी चाहिए थी। पहले के लॉकडाउन में भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। ऐसे में सरकार ये विचार कर रही है कि जीएसटी जो महाराष्ट्र सरकार भी कलेक्ट करती है केंद्र सरकार के साथ, ऐसे में अगर लॉकडाउन 14-15 दिन का लगाया जाता है तो उसका कैलकुलेशन निकालकर उनको हुए नुकसान का जीएसटी में उनको फ़ायदा दिया जा सके। लेकिन दूसरी बात यह है विकास की, जो व्यापारियों को तो इसका फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन उनके यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने का प्रयास कर रही है कि अगर व्यापारियों को जीएसटी का बेनिफिट लेना है, उसमें अगर सरकार जो छूट दे रही है उसका फ़ायदा उठाना है, तो उनके यहाँ पे काम करने वाले लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाना होगा। तो इसकी पूरी एक रूपरेखा जो है वो बनाने का काम फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार की ओर से और उनके अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है और उसके बाद ही आखिरी फैसला जो है मुख्यमंत्री की बैठक के बाद हो पाएगा। जी विकास, बड़ा प्लान इस वक्त बनाया जा रहा है वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की तरफ से, ताकि लॉकडाउन के समय न केवल व्यापारियों को राहत दी जा सके बल्कि उन गरीब लोगों को जो रोज़ कमाते खाते हैं उनको भी राहत दी जा सके। हमारे साथ तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश राजपूत भोपाल से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा लखनऊ से संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। सीधे सबसे पहले ब्रजेश राजपूत का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, मध्य प्रदेश में भी जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। पूरी तरह से सरकार ने अपनी सारी ताकत जो है वो अभी बेड्स बढ़ाने में, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी करने में, मेडिसिन की सप्लाई इंश्योर कराने में, वेंटिलेटर्स इंश्योर कराने में, आईसीयू बेड्स बढ़ाने में पूरी तरह से सारी ताकत इसी में झोंक रखी है। थैंक यू। ये थे भोपाल कलेक्टर अविनाश जी, जिनका कहना है कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने
और मरीजों को सुविधा उपलब्ध करवाने की। रही बात आइसोलेशन की, तो जो लोग आइसोलेशन में हैं उन सबसे लगातार बात करके कोशिश की जा रही है, उन सबका मनोबल बढ़ाया जाए, उन सबका हौसला बढ़ाया जाए और कोशिश की जाए कि वो सारे लोग घरों में रहें और जल्दी स्वस्थ होकर बाहर निकलें। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल। ब्रजेश जी, आपने ये रिपोर्ट देखी जो कि भोपाल से थी, जहां पर जिस तरह से लोग जो होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के ज़रिए उनको वहां से काउंसिल किया जा रहा है, इलाज की सुविधा दी जा रही है और अगर कोई समस्या है तो उनको अस्पताल भी पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। हमारे साथ अंजलि दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, रौनक कुकड़े मुंबई से और संजय त्रिपाठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हम संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, हमने देखा कि किस तरह से मामले बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश में अब मंदिरों पर भी जो है वो कड़ाई बरती जाने लगी है, श्रद्धालुओं तक को एंट्री नहीं मिल रही है। लेकिन क्या लोग जागरूक हैं? जिस तरह से पिछले साल जब ये सब शुरू हुआ था कोरोना का कहर, उस तरह से अभी भी लोग गंभीर हैं? विकास स्थिति भयावह होती जा रही है और भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि परसों पूरे उत्तर प्रदेश में 12,500 मामले आए थे और कल 15,000 से ज़्यादा केसेज आ चुके हैं। यानी 20 से 25% तक के जो ग्रोथ है वो लगातार कोरोना संक्रमण में हो रही है। और लोगों की जागरूकता की बात करें तो मैं तस्वीरें अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा दिखाएं सड़क पर कितनी भीड़ है। ये परिवर्तन चौराहा है, लखनऊ का प्रमुख चौराहा है और देखें लोग सड़क पर जुटे हुए हैं, जबकि मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किए हैं कि जो ऑफिस हो चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, उनमें 50% लोगों की मौजूदगी ही सुनिश्चित की जाएगी। इससे अधिक लोगों को ना आने दिया जाए, क्योंकि यहाँ लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और राजधानी लखनऊ जो है वो अव्वल है। 4,444 मामले कल केवल एक दिन में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हुए और ये दर है कोरोना संक्रमण की। और इसी आधार पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसा आप धर्मस्थल की बात कर रहे थे तो ये कहा गया कि 5 से अधिक लोग एक वक्त में किसी भी धर्मस्थल पे नहीं रहेंगे। तो मंदिरों में रोक लगा दी गई है, 5 लोग नहीं जाएंगे। और कल जैसा कि आज ईद का जो चांद है वो देखा जाएगा, उसके बाद जुमा शुरू हो जाएगा। 14 तारीख से उम्मीद है कि 1 महीने का रमज़ान चलेगा और जुमे की नमाज शुक्रवार को होती है, उसमें भी भारी भीड़ जुटती है। तो सरकार ने ये भी निर्देश दिए कि किसी भी तरह का धर्मस्थल हो, 5 से अधिक लोग एक वक्त में मौजूद नहीं रहेंगे। और शमशान घाट में भी आपको स्थिति बताऊंगा कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है वैसा ही मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। लगातार राजधानी लखनऊ की अगर बात कर लें तो बड़ी तेज़ी से लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो रही है। और ऐसे में जो लखनऊ के शमशान घाट हैं वहाँ अगर केवल भैंसाकुंड शमशान घाट की मैं बात करूँ तो केवल दो इलेक्ट्रिक मशीनें हैं जिन पर शवों का अंतिम संस्कार किया था कोविड प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। तो संजय, हमें लखनऊ से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जो इंतजाम है वो नाकाफी पड़ गए हैं, अस्पताल से लेकर और शमशान घाट तक। लेकिन आपको जागरूक रहना है, आपको इस बीमारी से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए लगातार हाथ धोते रहना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना। बढ़ते हैं खबर की तरफ और बात कर रहे हैं हम कोरोना की। कोरोना के कहर ने पूरे देश को हिला कर रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा आंकड़े इस वेव में, चौथी वेव में आए हैं और ये आंकड़ा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। हमारे साथ ब्रजेश राजपूत भोपाल से जुड़े हुए हैं और रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़े हुए। सबसे पहले ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, आप भोपाल के कंट्रोल रूम में हैं, क्या हालात हैं भोपाल में और मध्य प्रदेश में? हाँ, चालू तो है। कभी आवाज़ आती है? ब्रजेश, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? ब्रजेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं। रायपुर में ज्ञानेंद्र तिवारी हैं। ज्ञानेंद्र, बहुत बुरे हालात हैं पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े जो है रोज़ 10,000 के पार आ रहे हैं। अभी क्या स्थिति? जी बिल्कुल विकास जी, 10,000 के पार ही आ रहे हैं और आज भी 10,000 से बढ़ा आंकड़ा आया है और 122 से ज्यादा मौत का आंकड़ा जो है ये हर दिन बढ़ रहा है। ये सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। दूसरा, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको लेकर जिस तरह से मारामारी है, हालांकि सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, उन्होंने सूची तैयार करके ये बता दिया है कि कौन से ड्रग कंट्रोलर के पास आपको इसकी मदद मिलेगी, लेकिन रोज लोग परेशान हो रहे हैं। आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत बुरे हालात हैं। धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है अगर बहुत जल्द इस पर कुछ
हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक की है और बहुत सारे गाइडलाइन को एक बार फिर से जारी कर दिया है कि अगर आप हवाई जहाज से या तो फिर एयर के रास्ते या तो ट्रेन के रास्ते आते हैं तो आपको 72 घंटे पहले नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए है उन्होंने हैदराबाद और दूसरे शहरों में अधिकारियों को भेजा है कि इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अभी तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति है और हर कोई डरा हुआ है कि कैसे इस पूरे महामारी से बाहर आए। 10 दिन का लॉकडाउन है। छत्तीसगढ़ में 20 ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। 16 तो पूरी तरीके से लॉकडाउन हो गया है। विकास जी ज्ञानंद तिवारी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो हालात है वो भयावह बने हुए हैं और लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहाली को, आपूर्ति को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मामले रोज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इसको कंट्रोल करने की कोशिशें जारी है। शिवसेना ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई प्रधानमंत्री की अगुवाई में लड़ी जा रही है। ऐसे में केंद्रीय आरोग्य सचिव सिर्फ 3 राज्यों की बात क्यों करते हैं? आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। ये पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को लिखी गई है और इसी बात को लेकर अब संजय राउत ने, शिवसेना नेता संजय राउत ने आपत्ति जताई है। ये 3 राज्यों की बात अगर केंद्र के स्वास्थ्य सचिव करते हैं कि वहाँ 3 राज्यों में कोरोना की लड़ाई फेलियर हुई है, कोरोना नियंत्रण रखने में ये 3 राज्य फेलियर हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा फेलियर केंद्र सरकार का है। क्योंकि ये 3 राज्य केंद्र सरकार के मार्गदर्शक तत्वों से चल रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही राज्य में अमल होता है। दूसरी बात ये है, पूरे देश में ये 3 राज्य मिले, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है। तो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ ही सब फेलियर है और बाकी सब देश में आबादी आबाद है। और जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है वहाँ से सिर्फ वहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है या सरकार है, इसलिए कोरोना भाग गया। ये मूर्खता है। तो कोरोना जैसे जैसे भयावह होता जा रहा है, इस मामले पर राजनीति भी होती जा रही है। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली को सुकून देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरें मुंबई की, माफ़ कीजिएगा, ये तस्वीरें मुंबई की हैं, बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर की। इन तस्वीरों में कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाएगा। दरअसल कुछ बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन लगी तो वो खुशी के मारे डांस करने लगे। तस्वीरें जो है बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर की हैं, जहां पर कुछ बुजुर्गों को जब वैक्सीन लगी उसके बाद वे खुश हो गए, क्योंकि वैक्सीन की कमी की वजह से महाराष्ट्र, मुंबई जूझ रहा है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी है। कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए हैं, वहाँ लोग पहुँच रहे हैं तो उनको इंतज़ार करने को कहा जा रहा है या फिर ये कह दिया जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है। ऐसे में जब बीकेसी के वैक्सीनेशन सेंटर पर ये 3 बुजुर्ग पहुंचे तो वैक्सीन लगने की खुशी में आप देखिए हाथ हिलाकर ये लोग बाहर निकलते हुए नृत्य करने लगे, डांस करने लगे। दिल को सुकून देने वाली, दिल को छू लेने वाली खबर। कोरोना के बीच वैक्सीन से जुड़ी एक और अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज एक अहम बैठक होनी है। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने के लिए ये बैठक होनी है। मतलब कोरोना से लड़ने के लिए एक और वैक्सीन जल्द आने वाली है। सिर्फ एक ही नहीं, अक्टूबर तक देश में 5 और वैक्सीन आ सकती हैं। यानी 5 के पंच से भागेगा कोरोना। जुलाई अगस्त में जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो सभी उम्र के लोगों के लिए खोल देने की संभावना है। 12 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये टीका उपलब्ध हो जाएगा। जैसा कि वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने एबीपी न्यूज को बताया कि इसी साल जुलाई अगस्त तक 12 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये संभव कैसे होगा? भारत में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और अभी तक करीब 10 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है।
देश में रोज करीब 30 से 35 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, यानी हफ्ते में 2 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा रहे हैं और अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य भी है। लेकिन करीब 140 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन के 2 डोज देने के लिए वैक्सीन के 200 करोड़ डोज की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जिस रफ्तार से टीकाकरण हो रहा है उसे देखते हुए सभी लोगों के टीकाकरण में करीब 2 साल लगेंगे, जो बहुत लंबा वक्त है। इसीलिए टीकाकरण की रफ्तार को 4 गुना बढ़ाकर हर हफ्ते 8 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की जरूरत है, ताकि 6 महीने के अंदर सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लग सके। साथ ही इतने लोगों को वैक्सीन देने के लिए बड़ी तादाद में वैक्सीन की भी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर एनके अरोड़ा ने हमें बताया कि पिछले 4 हफ्तों से भारत ने वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोक दिया है। इसके अलावा हमारे पास पहले से ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, लेकिन डॉक्टर एनके अरोड़ा के मुताबिक 3 और वैक्सीन को बहुत जल्द भारत में मंजूरी मिल सकती है। कौन सी है ये वैक्सीन, आइए जानते हैं। 2-3 हो सकता है वैक्सीन अगले कुछ हफ्तों में हमारे देश में आ जाएं। इसमें खास तौर पे जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसका जो सारा डेटा है वो देखा जा रहा है DCGI की तरफ से। नई वैक्सीन है जिसको जॉनसन एंड जॉनसन वाली वैक्सीन कहते हैं, इसमें केवल एक ही टीका लगाने की ज़रूरत है। तीसरा कैडिला जाइडस की वैक्सीन है जो फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है। यानी कुछ ही हफ्तों में हमारे पास कोरोना के खिलाफ 5 वैक्सीन होंगी। 5 के पंच से हारेगा कोरोना। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और 3 नई वैक्सीन आएंगी, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, स्पुतनिक 5 वैक्सीन और जाइडस कैडिला की वैक्सीन। ये 3 नई वैक्सीन किन चरणों में हैं, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। कोविशील्ड भारत में बनी, कोवैक्सीन भी भारत में बनी। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन अमेरिका में बनी है। स्पुतनिक 5 रूस की वैक्सीन है, जबकि जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी भारत में बनी। कोविशील्ड के 2 डोज दिए जाते हैं, कोवैक्सीन के भी 2 डोज, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है। स्पुतनिक 5 भी 2 डोज वाली वैक्सीन है, जबकि जाइडस कैडिला सिंगल डोज वैक्सीन। कोविशील्ड 70.4% कारगर है, कोवैक्सीन 80.6%, जॉनसन एंड जॉनसन 85%, स्पुतनिक 5 91.5%, जबकि जाइडस कैडिला की वैक्सीन का 91% कारगर होने का दावा है। उत्पादन देखें तो कोविशील्ड 20 लाख डोज प्रतिदिन, कोवैक्सीन 3 लाख डोज प्रतिदिन, जॉनसन एंड जॉनसन अब तक 49 लाख डोज का उत्पादन कर चुका है, स्पुतनिक 5 की 33 लाख डोज, जबकि जाइडस कैडिला 1 साल में 10 करोड़ डोज का उत्पादन कर सकता है। उपलब्धता की बात करें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में क्लिनिकल ट्रायल का आवेदन किया हुआ है। स्पुतनिक 5 को अगले 2 हफ्तों में मंजूरी की संभावना है और जाइडस कैडिला की वैक्सीन के 2 ट्रायल पूरे हो चुके हैं और मंजूरी का इंतजार है। उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हफ्तों में इसे मंजूरी मिल सकती है। कोरोना के आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उससे देश मुश्किल में है, मगर लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है। कानपुर के फूल मंडी में भारी भीड़ नजर आई। लोग कोरोना काल के नियमों का जमकर उल्लंघन करते दिखे। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,353 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इनसे बेखबर ये लोग सावधानी को धता बताते हुए देखिए सब्जी फूल मंडी में किस तरह से सामाजिक दूरी, मास्क और देखिए तमाम जो प्रोटोकॉल हैं कोरोना का, उनका उल्लंघन करते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। कोरोना का संक्रमण ऐसे हालातों में बहुत तेज़ी से फैलता है और जो आपके लिए बेहद घातक हो सकता है। कोरोना के खतरे को बढ़ाने वाली लापरवाही रुक नहीं रही है। बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर बनाए गए कोरोना जांच केंद्र के पास PPE किट और दूसरी मेडिकल वेस्ट सामग्री खुले में पड़ी हुई मिली। इस कोरोना केंद्र पर मुंबई, गुजरात और दिल्ली से आने वाले प्रवासी यात्रियों की कोरोना जांच होती है, लेकिन लापरवाही देखिए कि किस तरह से जो PPE किट है और तमाम जो टेस्टिंग किट है कोरोना की जांच के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो खुले में ही यूं ही लापरवाही से छोड़ दी गई है। इस तरह की लापरवाही भी भारी हो सकती है और कोरोना फैलने की वजह बन सकती है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की।
खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।